आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 5 द यूनियन के बारे में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में क्या बोलते हैं? द यूनियन बोलते हैं। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? दादाजी के बारे में। यस, प्रेसिडेंट इज द दादाजी। ठीक है, उनके परमिशन के बगैर कुछ होता भी नहीं है, लेकिन उनका योगदान ना के बराबर दिया होता है ना भाई। घर पे दादाजी का आधे टाइम ऐसे ही रहता है, या इनको फूफा जी भी बोल लो, फूफा जी भी तो ऐसे ही रहते हैं, है कि नहीं? ठीक है, तो अपने अपने घर की बात होती है, या तो फूफा जी बोल लो या दादाजी बोल लो। ठीक है, तो आर्टिकल 53 बात करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। आर्टिकल 54 बात करता है एग्जीक्यूटिव पावर्स। Executive powers of the Union shall be vested in the President of India। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव पावर्स जो यूनियन की होती है वो किसके हाथों में होती है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथों में। एग्जीक्यूटिव पावर्स मतलब एग्जीक्यूट करने की पावर्स। एक बिल एक्ट कब बनेगा? जब तक उस पर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर नहीं लग जाता। ठीक है, प्रेसिडेंट अपना अप्रूवल नहीं देते थे, प्रेसिडेंट अपना एसेंट नहीं देते थे। पहले के जमाने में क्या होता था? राजा महाराजा होते थे, है ना, उनके लिए मंत्री लोग हुआ करते थे। आज के डेट में इनकी पोस्ट जो है वो राजा महाराजाओं जैसी ही है। ठीक है, प्रेसिडेंट का पूरा फैसिलिटी वगैरह सब राजा जैसा मिलता है, बट वो क्या होते हैं, लेकिन बाउंड होते हैं। उनके जो मंत्री होते हैं उनके डिसीजंस पे वो बाउंड रहते हैं। पहले के राजा महाराजा नहीं रहते थे बाउंड, बस इतना ही फर्क है आज के प्रेसिडेंट में और उस टाइम के राजा में। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आर्टिकल 54, अरे सॉरी 52 है ये और 53 है। आर्टिकल 54 लिखो, इलेक्शन। और आर्टिकल 54 इलेक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 54 को हम लोग समझते हैं। इलेक्शन कैसा होता है? प्रेसिडेंट, आप लोग वोट देते हो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? नहीं देते हो, है ना? तो कौन वोट देता है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट देते हैं। ठीक है, और कौन देता है? सिर्फ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट देंगे या और कोई भी देगा? बोलो, बताओ भाई, कौन देता है? अपोजिशन पार्टी तो देगा ही, वो भी तो एमपी रहते हैं और क्या रहते हैं? अपोजिशन में तो एमपी ही रहते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही रहते हैं। सबसे पहली बात तो इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट होगा, और इसी सिस्टम को, मतलब ये इनडायरेक्ट है लेकिन इसका एक नाम है, तो उसका नाम होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट में हम लोग PRST भी बोलते हैं। लिख लो भाई, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। अब प्रेसिडेंट के सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, और हम लोग जो वोट देते हैं ना जिस इलेक्शन में, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन, सॉरी लोकसभा के इलेक्शंस में, उसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, तो देखो अब इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है? सबसे पहली बात एमपी करते हैं, बट ऑल दी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ नॉमिनेट भी किए जाते हैं। ठीक है, अब 12 मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा में, प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करते हैं। एक टाइम पे सचिन तेंदुलकर भी थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट? एक टाइम पे अभी जो है सुधा मूर्ति भी है, भाई वो लोग तो इलेक्शन लड़े नहीं, राइट?
बट वो लोग एमपी हैं। क्यों? क्योंकि उनका किसी ना किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, या तो कला के क्षेत्र में, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, या फिर किसी भी ऐसे क्षेत्र में कुछ ना कुछ बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, या सोशल वेलफेयर में, तो उनको क्या करता है प्रेसिडेंट ना 5 साल के लिए अपॉइंट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। तो अब वो सारे मेंबर्स तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर वो प्रेसिडेंट को ही वोट देंगे, राइट। तो वो 12 मेंबर्स जो होते हैं वो इंक्लूडेड नहीं होते। तो सबसे पहला लिखो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, और ये इलेक्टेड को अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। नॉट ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पहला। दूसरा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये भी पार्टिसिपेट करते हैं। एमएलए, यस, elected members of state legislative assemblies and elected members of Delhi and Puducherry, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरीज है ना, बहुत सारे, लेकिन हर जगह पे वैसा नहीं है ना, हर जगह पे स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है उन लोग के पास, दिल्ली और पुडुचेरी में है, राइट, ठीक है। अब अच्छा, आप लोग एक बात नोटिस की हो कि जो बहुत सारे लोग होते हैं या एमपी होते हैं, वो लोग मेनली यूपी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, है ना। अभी जो प्राइम मिनिस्टर भी है वो भी वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, राइट। राहुल गांधी अमेठी से लड़ते हैं, इंदिरा गांधी भी पहले यूपी से ही लड़ती थी, यूपी के कहीं से, सोनिया गांधी रायबरेली, ठीक है। ये सारे लोग यूपी से क्यों लड़ते हैं, कभी सोचो? सबसे पहली बात मेजॉरिटी साबित करने के लिए, दूसरा बात प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उनको सबसे ज्यादा हेल्प होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? यूपी की है, राइट। और वो पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करता है। तो अब एक एमएलए के वोट का फॉर्मूला लिखो। एमएलए के वोट का फॉर्मूला, population of the state divided by total elected MLA into 1000। ये होता है एक एमएलए के वोट का वैल्यू, ठीक है। तो अब वहां से लड़ेंगे, लेट्स सपोज वो लोग यूपी से लड़ रहे हैं, ठीक है, और यूपी में जीतेंगे, ठीक है, तभी ना उनको फिर मेजॉरिटी मिल पाएगा, क्योंकि एक यूपी का जो एमएलए है उसके वोट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू एमएलए ऑफ छत्तीसगढ़ और एनी अदर स्टेट, है कि नहीं? क्योंकि पॉपुलेशन पे डिपेंड कर रहा है ना भाई, इसीलिए वो लोग वहां के लिए ट्राई करते हैं। बट वो लोग 2-3 जगह से भी लड़ते हैं, पता है आपको? जैसे राहुल गांधी जो है वो अमेठी से भी लड़ते हैं और वायनाड से भी लड़ते हैं। और लास्ट लोकसभा इलेक्शंस में उनका जमानत जब्त हो गया था अमेठी में। जमानत जब्त इन द सेंस कि वो 1/6 या 1/10 वोट भी नहीं ले पाए, ठीक है। और फिर उसके बाद वो उन्होंने वायनाड की सीट ली। और सेम गोज विद पीएम मोदी। पीएम मोदी भी 2 जगह से चुनाव लड़ते, गुजरात के गांधीनगर और गांधीनगर या कहीं से तो ध्यान नहीं है मेरे को, और वाराणसी से, और वो दोनों जगह जीत गए थे। लेकिन एक जगह से ही एमपी बन सकते हैं, राइट। तो वो गुजरात का जो अपना सीट था वो वहाँ से रिजाइन कर दिया। फिर उसके बाद क्या होता है, बाई इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। तो ये हम लोग आगे इलेक्शंस के टाइम पे देखेंगे, ठीक है। तो एमपी के वोट का वैल्यू लिखो। नेक्स्ट लिखो एमपी के वोट का वैल्यू, टोटल वैलिड वोट्स ऑफ ऑल एमएलए total valid votes of all MLA
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एमपी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी, ठीक है, समझ गए। तो एमपी के वोट का वैल्यू तो चेंज नहीं होता, बट एमएलए का वोट का वैल्यू डिफर करता है स्टेट टू स्टेट। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इसी चीज को बोलते हैं, क्योंकि एक प्रोपोर्शन है जिनके पास, ठीक है, उनके वोट का वैल्यू है, किसी का कम है किसी का ज्यादा है, ठीक है। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम ये होता है कि अब जैसे हम लोग का इलेक्शंस होता है, जो लोकसभा इलेक्शंस होता है उसमें आप किसी एक को वोट दे सकते हो, ठीक है, बट इनके इलेक्शंस में प्रेफरेंस चुनते हो, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस, ऐसे करके 4 लोग खड़े हैं लेट्स सपोज, ठीक है, तो 4 लोग में ऐसे करके रहेगा बैलेट पेपर में, तो एक के नीचे आपको 1 लिखना पड़ेगा, एक को 2, एक को 3, एक को 4, ऐसे करके। अब जो हार रहा रहेगा ना, उसके वोट ट्रांसफर हो जाते हैं जो जीत रहा रहेगा उनके पास, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। प्रेसिडेंट बनने के लिए 50% से ज्यादा वोट्स चाहिए, टोटल वोट के 50% से ज्यादा वोट्स चाहिए, तभी प्रेसिडेंट बन सकते हैं, समझ गए। इसीलिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो जो हार रहा रहेगा, मतलब समझ लो कि कोई दूसरे नंबर का जो कैंडिडेट है, ठीक है, उसको मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो थर्ड प्रेफरेंस में डाले, ठीक है, तो अब थर्ड प्रेफरेंस में डाले हैं तो उसके वोट्स तो एज सच कुछ वैलिड रहेंगे नहीं, है ना, किसी उसके काम के नहीं रहेंगे, तो उसके वोट्स को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है किसके पास, जो जीत रहा रहेगा, मतलब लेट सपोज 1 और 2 जीत रहे हैं, ठीक है, 1 और 3 लेट सपोज जीत रहे हैं, तो इसके वोट का जितना वैल्यू रहेगा इन दोनों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इसी को बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, और हाँ, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल दे डोंट पार्टिसिपेट, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रेसिडेंट से तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, उसको तो आप लोग स्टार मार्क कर लो, उसको रट डालो एकदम। सेकेंडली किससे पूछा है कि कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, उससे भी पूछा हुआ है, तो उसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो आर्टिकल 55 मिनिमम कोटा। मिनिमम कोटा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, मोर देन 50% चाहिए, तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, टोटल वैलिड पोल ये फॉर्मूला होता है, क्या होगा, ये मिनिमम कोटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 56 आर्टिकल 56 टर्म ऑफ ऑफिस। कितने साल का होता है भाई टेन्योर प्रेसिडेंट का, बताओ कितने साल का होता है प्रेसिडेंट का? 5 साल का, ठीक है, तो 5 साल का। यूएस के प्रेसिडेंट का 4 साल का, और वो लोग एलिजिबल नहीं होते, 2 बार हो सकते हैं, उसके बाद फिर एलिजिबल नहीं होते री इलेक्शन में। आर्टिकल 57 प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। कोई री इलेक्ट हुआ है प्रेसिडेंट है? कोई
अरे इंदिरा गांधी प्रेसिडेंट थी, प्राइम मिनिस्टर थी। ऐसे तो मोदी 3 बार हो चुके हैं। प्रेसिडेंट कौन हुए थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? हाँ, तो वही रिलेक्ट हुए। इनके बाद कोई भी नहीं हुआ रिलेक्ट। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? हैं? टीचर्स डे किसके लिए मनाते हो? वही थे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चिल्ड्रंस डे तो याद ही रहेगा। खाने पीने को मिलता होगा बढ़िया। ₹1 का चॉकलेट मिलता है। बोलते कैमरा रिकॉर्ड होता है यार, फिर भी बोल देते हो। ठीक है, बोलो क्या? MM फन सिटी गए? हमारे स्कूल वाले बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। चलो अच्छा है। छोले भटूरे मिलते हैं? ये हमारे कौन से टीम में थी था तो लेकिन अब तो ये बेटे बहुत बड़ी बड़ी भाई कितना पड़ेगा भाई टिम्पल? मत कर भाई। चलो नेक्स्ट देखो, आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 Article 58 deals with qualification. क्या होती है भाई प्रेसिडेंट बनने की क्वालिफिकेशन? कोई भी बन सकता है क्या? आप लोग बन सकते हो प्रेसिडेंट? क्यों? क्या क्वालिफिकेशन होती है? हाँ? एज और ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएट बनने चाहिए पार्लियामेंट। कौन बोला? इसमें 80% है 10th में। अच्छा, और चलो लिखो, एज जो होना चाहिए वो 35 एंड अबव। And he should be qualified to become a member of member of Lok Sabha. He should be just qualified. वो member of Lok Sabha नहीं होने चाहिए। द्रौपदी मुर्मू नहीं थी member of Lok Sabha. She was the governor. तो आप कैसे बोल सकते हो MP होने चाहिए? MP नहीं होने चाहिए। They should be qualified to become an MP, member of Lok Sabha. But वो लोग MP रहे ये जरूरी नहीं। जरूरी नहीं है, मैट्रिक भी हो सकती है। क्या मतलब एमपी भी हो सकता है। MP अगर चुने जा रहे हैं तो उनको तुरंत त्यागना पड़ेगा उनका जो पोस्ट रहेगा। बताओ इधर से भी और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल रहेंगे और अगर उनको वो आ गया तो उनको सबसे पहले ही उससे रिजाइन करना पड़ेगा। वो अभी आएगा, कंडीशंस में आएगा। नहीं फिर भी बता दो ना, अगर वो आ गया तो ना उधर का आएगा। ऐसा थोड़ी, वो तो बनने के बाद, वो सिर्फ MP और MLA के लिए एक्सेप्शन है कि उनका मतलब वो जब बन जाते हैं प्रेसिडेंट उसके बाद उनको रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, बट अगर कोई IAS ऑफिसर, लेट सपोज किसी IAS ऑफिसर को प्रेसिडेंट के लिए खड़ा कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको सबसे पहले अपनी पोस्ट त्यागनी पड़ेगी, उसके बाद वो खड़ा हो पाएगा। बट MP MLA के केस में इलेक्शन हो गया, उसके बाद उनको रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। मेंबर ऑफ लोकसभा में वही होता है 30 साल की उम्र होनी चाहिए, पागल दिवालिया ये सब नहीं होना चाहिए। पागल दिवालिया मतलब समझते हो ना? हैं? पागल तो मतलब समझते ही होगे।
दिवालिया मतलब मतलब कंगाल होता है। गाल डेट देश को देश को बेचने का ऐसी इतना पावर्स किसी के पास नहीं है। चलो 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स होने चाहिए। 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक। सेकेंडर्स 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक। और इसका मतलब क्या होता है? प्रपोजल तो समझ आ गया, वो ऐसा वाला नहीं समझ सेकेंडर्स देखो 50 लोग ऐसे होने चाहिए कि भाई वो ये बोलना चाहिए कि भाई हम लोग इसको अपना प्रेसिडेंट के लिए खड़े करवा रहे हैं, और 50 लोग उसके समर्थन में होने चाहिए, और वो भी एमपी होने चाहिए। ठीक है, इसीलिए आप देखोगे प्रेसिडेंट के चुनाव में हर कोई नहीं खड़ा हो पाता, वो जो पार्टी डिसाइड करेगी वही खड़ा हो पाता। तो जिसके पास 100 एमपी की पार्टी होती है ना, या कोलिशन रहेगा या जो भी रहेगा, वही लोग मोस्टली अपने जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको खड़ा करवाते हैं। क्यों? क्योंकि 50 प्रपोजर्स चाहिए होते हैं और 50 अनुमोदक, यानी कि उसी को समर्थन देने वाले। हाँ हाँ जैसे बोलते हैं ना, हाँ हाँ यही चाहिए बस। ठीक है, समझ गए? नहीं समझ आया? आ गया। चलो नेक्स्ट, कंडीशन सी। और हाँ, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी चाहिए 15,000 रुपये आरबीआई को जमा कराने के लिए। अगर हार गए तो वापस नहीं देंगे। हाँ? हार गए तो वापस नहीं देंगे। हार गए तो वापस दे देंगे। अगर 1/6 वोट भी नहीं ला पाया तब तो फिर वापस भी नहीं होगा। इसी को बोलते हैं जमानत जब्त होना। ठीक है, और ये एमपी एमएलए ये सब चुनाव में 10,000 रुपये रहती है यार। प्रेसिडेंट के चुनाव में 15,000 रुपये रहती है। अब प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर क्या है? एमपी है, 10,000 ही है, और क्या है? वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिल के चुनते हैं ना उनको। हम लोग प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर थोड़ी चुनते हैं, हम लोग तो सिर्फ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, बाकी तो वो लोग जाने काम। नेक्स्ट लिखो भाई, कंडीशंस। आर्टिकल 59 कंडीशंस। ये तो क्वालिफिकेशंस है। अब क्या है कंडीशन? क्या चीज नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन बोलता है क्या चीज होनी चाहिए, कंडीशंस बोलता है क्या चीज नहीं होनी चाहिए। क्रिमिनल डिपार्टमेंट। हाँ वो सब तो है ही। आर्टिकल 58। तो अभी तो 59 अरे बोलते हैं। 59 सॉरी। आर्टिकल 59 कंडीशंस। क्या कंडीशंस होती है भाई? फर्स्ट लिखो, इफ ही इज एन एमपी और एमएलए, if he is an MP or MLA, he needs to vacate his office before the oath, prior to oath or before the oath. Okay. Second, if he holds नहीं, he should not hold any office of profit. जितने भी गवर्नमेंट जॉब होते हैं उनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोला जाता है। he should not hold any office of profit. Next, article 16. ओथ कौन दिलवाता है? ओथ प्रेसिडेंट को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? बताओ, बहुत न्यूज़पेपर पढ़ते हो, बताओ। ये पढ़ती थी। बताओ भाई कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? कौन थे प्रीवियस, कौन थे यही बता दो। संजीव
कदम, संजीव खन्ना, सर संजीव खन्ना, संजीव खन्ना मेरे, हाँ करेंट। फॉर्मर जो है डीवाई चंद्रचूड़। क्या चलो नेक्स्ट लिखो आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब होता है रिमूवल, और इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए किया गया है और किसी के लिए नहीं किया गया, बाकी सबके लिए रिमूवल है। तो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे होता है अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में तो सबसे पहली बात कोई सा भी हाउस इसको इनिशिएट कर सकता है। ठीक है, कोई सा भी हाउस, लेट सपोज कौन जो है लोकसभा से इनिशिएट हो रहा है। लोकसभा के 1/4 मेंबर जाके बोलेंगे किसको, स्पीकर को, कि सर ऐसा ऐसा है कि प्रेसिडेंट जो है अब अच्छे नहीं लग रहे हैं, ठीक है, अब हम लोग को रिमूव करना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बोलेंगे ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, प्रेसिडेंट के पास नोटिस जाएगा। प्रेसिडेंट 14 दिन का उनको टाइम पीरियड मिलता है, 14 डेज का टाइम पीरियड मिलता है। इसके बाद क्या होगा, 14 डेज का टाइम पीरियड मिलेगा किसको, प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट आके लोकसभा और राज्यसभा में अपनी क्या करेंगे, या तो किसी को भेजेंगे या फिर प्रेसिडेंट खुद आके अपनी सफाई देंगे, भाई ऐसा नहीं है, मैंने कोई गलती नहीं की है, गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है या XYZ कोई भी रीज़न है, तो वो अपनी सफाई देंगे। अगर इनको सफाई ठीक लगी तो ठीक है, बट देन टू क्या होगा, एक रेजोल्यूशन फिर से आएगा जिसमें अगर लोकसभा 2/3 मेजॉरिटी से पास कर देती है, फिर उसके बाद वो जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा भी फिर 2/3 मेजॉरिटी से पास कर दी, फिर उसके बाद क्या होगा, प्रेसिडेंट रिमूव हो जाएगा। समझ गया, 1/4 मेंबर इनिशिएट करेंगे, फिर 14 डेज का टाइम पीरियड मिलेगा किसको, प्रेसिडेंट को। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट आके इस टाइम पीरियड में अपनी सफाई देंगे, दोनों में से कोई भी हाउस में। फिर उसके बाद रेजोल्यूशन पास होगा, या फिर रेजोल्यूशन नहीं मतलब वोटिंग होगी, बेसिकली वोटिंग होगा। तो अगर 2/3 मेंबर्स, ये 1/4 को छोड़ के 2/3 मेंबर्स समर्थन दे दी, फिर उसके बाद ये बिल जाएगा सेम राज्यसभा में, वहां पे भी वोटिंग होगा। इधर से भी अगर 2/3 मेजॉरिटी से पास कर दिए तो फिर प्रेसिडेंट क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। आज तक तो प्रेसिडेंट रिमूव हुआ नहीं, कोई भी प्रेसिडेंट रिमूव नहीं हुआ है आज तक, और इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है, बहुत मुश्किल है रिमूव करना। ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी मतलब समझ लो 70%, 70% लोकसभा के अलग और 70% राज्यसभा के अलग। ठीक है, समझ गए, तो उसको अपने ओन वर्ड्स में लिखो, फटाफट लिखो। इनिशिएट दोनों में से कोई भी हाउस में हो सकता है। पहला बात, कितने मेंबर्स से इनिशिएट होगा, तो 1/4 मेंबर्स, 1/4 मेंबर्स इनिशिएट करेंगे। देन 14 डेज का नोटिस पीरियड जाता है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। वो अपनी सफाई दे सकते हैं आके या किसी को भेज के। फिर उसके बाद रेजोल्यूशन 2/3 मेजॉरिटी से जो भी हाउस इनिशिएट करता है वो पास करेगा, फिर दूसरा हाउस 2/3 मेजॉरिटी से पास करेगा, और फिर ये प्रेसिडेंट रिमूव हो जाएगा। चलो आर्टिकल 62, इन केस ऑफ वैकेंसी, आर्टिकल 62
वैकेंसी के केस में अब मान लो प्रेसिडेंट की या तो आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या फिर इम्पीचमेंट हो जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन बनेगा? तो प्रेसिडेंट का पद ऐसे खाली तो नहीं रह सकता, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन बनता है? हाँ, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब मान लो प्रेसिडेंट भी नहीं है, तब बताओ। If not vice president, then chief justice. If not chief justice, हाँ? फिर से इलेक्शन करेंगे। इलेक्शन तो होगा, इलेक्शन 6 महीने के अंदर अंदर होना जरूरी है। उनका अगर वेकेंट हो गया सीट, 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होना कंपलसरी है। बट अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस तो बने एम हिदायतुल्लाह। हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सुने हो? नहीं सुने हो? हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इधर पे ही है, छत्तीसगढ़ में ही है, ठीक है। तो जस्टिस हिदायतुल्लाह जो थे वो प्रेसिडेंट बने, वही एक हैं जो वाइस प्रेसिडेंट भी बने हैं, प्रेसिडेंट भी बने हैं, चीफ जस्टिस भी बने। इसके टाइम पीरियड पे वो मेरे को ध्यान नहीं है, वो भी मेरे को ध्यान नहीं है। किसी का तो हुआ होगा यार, कोई तो टक्का होगा, मतलब किसी का तो डेथ हुआ होगा। डेथ के टाइम पे बने थे, इतना मेरे को ध्यान है, कौन था वो ध्यान नहीं। ये पहले बोलिए बोलिए। कहाँ से अब्दुल कलाम आएंगे? कौन? अब्दुल कलाम जी। तो वो खत्म में खत्म कर रहे थे, बीच में खत्म हो गए थे वो भी तो। नहीं, वो खत्म तो कौन? अरे तो बीच में खत्म हो वो बीच में नहीं खत्म हो गई, बाद में बाद में वो तो जाके वो तो जाके पढ़ाई भी थी, वो तो अपना पोस्ट छोड़े फिर उसके बाद जाके स्कूल में पढ़ाई भी थे। कौन है? वो बस वो था सिंपलिसिटी, वाज वेरी सिंपल। जब मिसेस प्रतिभा पाटिल वो जब छोड़ी थी, ठीक है, जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी, ठीक है, वो जब छोड़ी थी तो 2-3 ट्रक भर के सामान लेके गई थी वहाँ से। वो खुद से छोड़ दी। उनसे नहीं छोड़ी थी, मतलब जब उनका टेन्योर खत्म हो गया 2-3 ट्रक भर के सामान लेके गई थी, फुल वेकेशन में जीती थी, फुल वेकेशन में। और जब एपीजे अब्दुल कलाम छोड़े थे वो एक सूटकेस अपना लिए थे बस, दैट्स इट, वाज दैट सिंपल मैन। और उनके एक बार फैमिली शायद घूमने वगैरह आए थे, तो जितना उनका एक्सपेंस था वो पूरा जो था वो अपनी सैलरी से कटवाया था। चाहते तो वो स्टेट का भी पैसा यूज कर सकते थे, लेकिन बोले नहीं, वो अपनी सैलरी से कटवाया था। It was that kind of man. क्या शायद 5 लाख रुपया, 2.5 लाख, 5 लाख। यस, इसमें वो टैक्स कटता है, 2.5 के आसपास सैलरी यूज करता है। टैक्स तो सबको देना है। क्या? किसका? मैं तो मुझे भी बंद किया। बन गया वो क्या? कोई किसी का है इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में, किसी में है? पॉलिटिक्स में यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होता। आधे तो सोने नहीं लगता है उनको, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट। चलो नेक्स्ट लिखो, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। 63 नहीं आर्टिकल नहीं, ओनली पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट हेडिंग का। सबसे पहला नोट में लिखना, प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एड एंड एडवाइस मतलब उन्हीं के एडवाइस पे ही एक्ट करते हैं।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, एंड ही इज बाउंड टू डू दैट एक्ट on the aid and advice of council of ministers. चलो अब हेडिंग डालो लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स में सबसे पहला आएगा he gives assent to any bill. First he gives assent to any bill. He gives assent to any bill. अपना सहमति देते हैं। Second, he is an integral part of parliament. पार्लियामेंट के कितने पार्ट होते हैं? तो 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा का पार्ट नहीं होते। ठीक है, he is an integral part of parliament. He summons, देखो, he summons prorogue का मतलब होता है डिसकंटिन्यू, समन का मतलब होता है बुलाना, एंड डिसॉल्व द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जब बैठती है तो पार्लियामेंट 3 ही सेशन के लिए बैठती है। ठीक है, कौन कौन से सेशन वो बाद में पढ़ेंगे। बजट सेशन होता है, मॉनसून सेशन होता है और विंटर सेशन होता है। 3 सेशन बस साल में 3 बार प्रेसिडेंट लाएंगे। ही समन्स, समन करना मतलब बुलाना, पेश करना उनके सामने। ठीक है, समन आया है या फिर सुनते हुए बुलावा आया है, यही है बुलावा, यही कहता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, एड्रेस द पार्लियामेंट आफ्टर जनरल इलेक्शन। He addressed the parliament after general elections. And after first session, and in the first session of every year. तो जो सेशन बैठता है ना, अब जस्ट लेट सपोज अभी जो इलेक्शन हुआ लोकसभा, ठीक है, अभी इलेक्शन हुआ ना लोकसभा का, अभी कुछ टाइम तो हुआ है, कुछ महीने तो हुआ है, ज़्यादा टाइम कहाँ हुआ है, इलेक्शन हुआ। तो अब ये बीच में हुआ, बीच में क्या हुआ, सरकार चेंज हुई, तो फर्स्ट सेशन हुआ, नई सरकार का फर्स्ट सेशन इस टाइम बैठा ना भाई, साल के बीच में बैठा। तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट जो होता है वो अपना सबसे पहला एड्रेस, कुछ नहीं रहता, स्पीच रहता है और कुछ नहीं रहता। वो भी वो तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लिख के देते हैं, वो बस पढ़ देते हैं, मेरी सरकार ने ये किया, मेरी सरकार ने वो किया, बस यही रहता है। पूरा स्पीच सुनोगे यही रहेगा, मेरी सरकार ने ऐसा किया, मेरी सरकार ने ऐसा किया, उनका चलता ही नहीं चलता। नहीं, ऐसा भी नहीं रहता। अरे वो बताते हैं कि वो स्पीच में वो बताते हैं कि साल भर में क्या किया, या पूरे साल का मतलब वो 5 साल के टेन्योर में क्या क्या किया। ठीक है, क्या क्या करेंगे ये भी बताते हैं। क्या क्या करें वो भी बताते हैं, वो थोड़ा बहुत रहता है, ज़्यादा नहीं रहता। क्या किया वो ज़्यादा बताएंगे ना, मेरी सरकार ने ऐसा किया, मेरी सरकार ने वैसा किया, 2 रुपए किलो चावल लाया है ना, यही सब तो लाया, और क्या किया। चलो नेक्स्ट लिखो भाई, नॉमिनेट 14 मेंबर्स, सॉरी 12 मेंबर्स, 14 नहीं, अब 12 हो गए, पहले 14। वाह, क्या चीज के लिए नॉमिनेट करते बताओ। अभी बताया था ना, सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट किए थे। नॉमिनेट 12 मेंबर्स इन राज्यसभा। लोकसभा में नहीं सर डिस्क्वालीफाई, कोई भी हाँ कोई भी हो सकता है, लेकिन आपका कोई कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, कला, कल्चर, सोशल वेलफेयर, ये सब इत्यादि के क्षेत्रों में, तभी जाके नॉमिनेट किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इंट्रोड्यूसेस मनी बिल। मनी बिल के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इंट्रोड्यूसेस मनी बिल।
नेक्स्ट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर 123 के अंदर में होती है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ऑर्डिनेंस एक टेम्पररी लॉ वो क्या होता है? बताएंगे आर्टिकल 123 आएगा तब बताएंगे। आप पूरा आर्टिकल पढ़ा दो। नहीं पूरा नहीं पढ़ना है यार, पूरा तो 400-500 के आसपास है। 62 तक तो पहुंचेगा, एक दिन मॉडल में पहुंचेगा। नहीं ऐसा नहीं है। चलो नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को रहने दो। जुडिशियल पावर्स लिखो। क्या बोले? आर्टिकल 72 जुडिशियल पावर्स। 72 नहीं, अरे लिखो ना आर्टिकल 72 जुडिशियल पावर्स। इसको पार्डन पावर्स बोलते हैं, प्रेसिडेंट की पार्डन पावर्स। सर पार्ट माफ करने वाली पावर। ठीक है, ये क्या है, इसमें क्या होता है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डिसीजन सुनाए देते हैं, उसके बाद फिर किसके पास जाता है पेपर? प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो प्रेसिडेंट चाहे तो उनका सज़ा माफ़ कर सकते हैं, उनकी सज़ा को बदल सकते हैं, उनकी सज़ा को कम कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला देखो पार्डन पावर्स में सबसे पहला कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब होता है नेचर इज चेंज। नेक्स्ट रेमिशन। टाइम इज चेंज। नेक्स्ट रिप्रीव। Respite. Respite में nature is changed due to some facts. तो कम्यूटेशन का मतलब ये होता है कि नेचर चेंज होता है, यानी किसी को अगर फांसी की सजा सुनाई गई हो तो उसका नेचर चेंज करके क्या कर देंगे भाई? आजीवन उम्र कैद। ठीक है, आजीवन उम्र कैद मिली हो तो उसको थोड़ा कम कर देंगे, या उसकी सजा को चेंज कर देंगे। जिसको जैसे जेल की सजा मिली हो उसको हाउस अरेस्ट में रख लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? नेचर चेंज हो गया। घर के अंदर ही बंद कर देते हैं, बस घर के अंदर रहो, इसको बोलते हैं हाउस अरेस्ट। उसी के रहते हैं। यस। गाँव में तो हैं? बाहर वहाँ पुलिस रहती है ना भाई। एनी टाइम। जितने जो ये जम्मू एंड कश्मीर में जब आर्टिकल 370 हटा था तो जितने पॉलिटिकल लीडर्स थे वहाँ के सबको हाउस अरेस्ट पे रखा गया। नेक्स्ट रिमिशन। टाइम इज चेंज। टाइम चेंज कर देंगे, बढ़ा घटा देंगे। बढ़ाते तो नहीं है जनरली, घटा देते हैं। ठीक है, किसी को अगर 5 साल की सज़ा मिली है, लेकिन जैसे होता है ना ऑनर किलिंग, कि इसकी बहन के साथ कुछ अच्छा नहीं किया गया, ठीक है, तो वो क्या होता है सुप्रीम कोर्ट उसमें लिख देता है। पूरा जब जजमेंट सुनाते हैं ना तो सुप्रीम कोर्ट लिख देता है, तो उनको ऐसा लगेगा कि नहीं भाई कंसिडर करना चाहिए। ये एक टाइप का क्या था, ऑनर किलिंग था या फिर कुछ इस टाइप का। ठीक है, और मतलब बोलते हैं ना कि हाँ यार ठीक है सज़ा इसकी ये तो चलेगी कोई। ठीक है,
तो उस केस में क्या करते हैं, प्रेसिडेंट फिर 5 साल से की सजा है जैसे, तो उसको 2 साल में कर देंगे, ऐसे क्या कर देंगे, टाइम चेंज कर देंगे। नेक्स्ट रिप्रीव, स्टे ऑर्डर इन डेथ, मतलब स्टे ऑर्डर लगवा देते हैं, डेथ फांसी कुछ टाइम के लिए रोक दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है रेस्पाइट, नेचर इज चेंज ड्यू टू सम फैक्ट्स, यानी अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसको कठोर कारावास, यानी कि वो ब्लैक सेल में या उस सब सेल में रखा गया है, ठीक है। अब वो प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, वो प्रेग्नेंट निकली, बाद में पता चला, तो उसको फिर शिफ्ट कर दिया जाएगा, उसके लिए थोड़ा सा एक अच्छे जो भी है थोड़े डिसेंट से जेल में रखा जाएगा। जेल भी डिसेंट, हाँ, अरे बहुत टाइप के होते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कठोर कारावास या वो सब ऐसे बहुत सारे टाइप के रहते हैं, ठीक है। तो ये होता है भाई नेचर इज चेंज ड्यू टू सम फैक्ट्स, या कोई बीमार वगैरह है या बूढ़ा हो गया, एकदम ज़्यादा बूढ़ा हो गया, ले लेके पता नहीं बैंक की चोरी में फंस गया कैसे, ठीक है, तो उसको फिर हाउस अरेस्ट में रखवा दिए, बूढ़ा मरने वाला है क्या ये। चलो ये सारा चीज़ होता है, ये सारी पावर्स किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास। आर्टिकल 72 ये पावर्स देता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। लिखिए, चलो नेक्स्ट वी गॉट डिप्लोमेटिक पावर्स। डिप्लोमेटिक पावर्स ये होती है कि जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज और अलायंसेस या जो भी चीज़ साइन होती है वो सारी चीज़ प्रेसिडेंट के नाम पे साइन होती है। आर्टिकल 73 नहीं। ऐसे नेक्स्ट वी गो मिलिट्री पावर्स। ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द 3 फोर्सेस, आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स, ही इज द सुप्रीम कमांडर। उन्हीं के नाम की शपथ लेते हो। नेक्स्ट वीटो पावर्स। वीटो पावर्स क्या होता है भाई वीटो? बताओ भाई, कुछ पता हो तो। यार तुम लोग तो मूर्ति जैसे बैठ जाते हो, कुछ बोल भी लिया करो। बताओ वीटो पावर्स क्या होती है? अरे कुछ याद हो, कुछ पता हो, वो भी बता दो। हैं? बताओ बताओ। वीटो नहीं सुने हो? कहीं तो सुने हो गए। यूएन, हाँ यूएन, यूएन में भी है जो 5 जो मेंबर्स हैं उनके। तो वीटो मतलब ये हो जाता है कि भाई जैसे एक बिल आया, ठीक है, बिल आया, बिल पास हो गया, लोकसभा से भी होगा, राज्यसभा से भी होगा, बट प्रेसिडेंट अपना एसेंट नहीं देते, यानी प्रेसिडेंट इनकार कर देते हैं, तब उस चीज़ को बोलते हैं वीटो। यानी अपने प्रेसिडेंट ने वीटो पावर का इस्तेमाल कर लिया, प्रेसिडेंट अपना एसेंट नहीं दी, ठीक है। और ये चीज़ होता है जैसे यूएन क्या करता है ना, टेररिस्ट घोषित करता है, ठीक है। तो बहुत सारे इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने के टाइम पे, जैसे ये लश्कर तैयबा का हो गया और ये मौलाना मसूद अजहर हो गया, ठीक है, ये सारे जो हैं इनको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने से सिर्फ और सिर्फ चाइना रोक रहा है, क्योंकि इन 5 देशों के पास ना वीटो पावर होती है। फ्रांस है, रशिया है, यूएस है, चाइना है और एक और कंट्री है शायद यूके, ठीक है। तो ये 5 कंट्रीज के पास क्या है, वीटो पावर। वीटो पावर्स या फिर ये लोग परमानेंट मेंबर्स हैं। ये 5 में से अगर एक भी वीटो लगाता है ना तो फिर वो नहीं हो पाएगा। तो इंडिया को रोक कौन रहा है, चाइना रोक रहा है। किसी भी टेररिस्ट को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने से कौन रोक रहा है, चाइना रोक रहा है, क्योंकि उसके पास वीटो पावर्स है, ठीक है। यही होती है वीटो पावर, यानी कि अपना एसेंट विड्रॉ करके या तो फिर उसके खिलाफ हो जाना, अगेंस्ट वोट करना,
तो 3 टाइप के वीटो पावर्स होते हैं प्रेसिडेंट के पास। सबसे पहला होता है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो मतलब पूरी तरीके से खत्म। दूसरा होता है सस्पेंसिव वीटो, यानी उसको वापस भेजते हैं प्रेसिडेंट कुछ चेंजेस करवाने के लिए, या उस पर मतलब समझ लो बिल में ऐसा है कि भाई कुछ चीज़ें हैं जो और सुधारी जा सकती है, तो उसको प्रेसिडेंट क्या करते हैं, वापस भेज देते हैं। सस्पेंशन ये तो होता है ना भाई, कुछ टाइम के लिए वापस भेज दो, घर भेज देते हुए हो, कोई सस्पेंड हुआ है ना? नहीं हुए, आज तक नहीं हुए, क्या फायदा है। ठीक है, चलो एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, और तीसरा होता है पॉकेट वीटो। प्रेसिडेंट जो बिल होता है वो जेब में रख के चल देते, ना वो उसके खिलाफ वोट कर रहे हैं ना उसके समर्थन में वोट कर रहे हैं, बस जेब में रख के चल दिए। इसी वजह से हाँ? ये लोग जीत गए थे ना वर्ल्ड वॉर 2 में, शायद ये लोग जीते थे। हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 में जीते थे, जर्मनी और ये सब के खिलाफ जीते थे ना जो, तो इंडिया को भी मौका मिला था। इंडिया ने बड़ा हिंदी चीनी भाई भाई करके चाइना को दे दिया, ठीक है। तो ये खैर उस टाइम पे क्या स्थिति थी उसके हिसाब से वो लोग एक्ट किए थे। जवाहरलाल नेहरू ने उनको दे दिया। अभी नहीं कर सकते, हाँ, अभी नहीं कर सकते। ले सकती है, बट वही है ना, चाइना रोक रहा है। अब चाइना नहीं लेना चाहता, देना ही नहीं चाहता वीटो पावर किसी और कंट्री को, और कोई और कंट्री आना भी चाहे तो या तो वो यूएस की दोस्त रहेगी या फिर रशिया की, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ। और दोनों का नहीं है, चाइना आ जाएगा, उनका भी नहीं है, फ्रांस आ जाएगा। 5 देशों का समर्थन चाहिए ना भाई, ये लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या पूछो। ठीक है, तो 3 टाइप के वीटो होते हैं, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव, पॉकेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो डिस्क्रिशनरी पावर, जो प्रेसिडेंट के पास खुद की पावर्स होती है। एक्सक्लूसिवली फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डिस्क्रिशनरी पावर। तो ये जब भंग हो जाती है ना पार्लियामेंट, यानी कोई सरकार बना नहीं पाया, तो उस केस में किसी भी एक बंदे को उठा के उसको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे वो, और फिर उसको बोलेंगे कि वो कुछ टाइम पीरियड देंगे, उतने टाइम पीरियड में उसको पूरा मेजॉरिटी साबित करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में जब पार्लियामेंट भंग हो जाती है, यानी कोई भी मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाता, 50% से ज़्यादा समर्थन नहीं ला पाता, उस केस में ये चीज़ होता है। ठीक है, चलो अब आर्टिकल 63। Article 63 talks about there shall be a vice president of India. He holds the second highest office. He holds the second highest office. First किसकी है? प्रेसिडेंट की है। सेकंड हाईएस्ट वाइस प्रेसिडेंट। Article 64. He is the ex officio chairman of Rajya Sabha. Office in the country. Article 64. He is the ex officio chairman of Rajya Sabha. Ex officio का मतलब होता है इनकी एक और ऑफिस है, ये चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की। और ध्यान रखना, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, लोकसभा के स्पीकर होते हैं। चेयरमैन सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के लिए यूज किया जाता है, स्पीकर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए, या एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट में।
प्रेसिडेंट के पास एक पोस्ट और इसके बाद 2 पोस्ट क्यों? अब ऐसा वो नहीं है, दे दिए इसको और क्या। हाँ क्यों क्या? अब वाइस प्रेसिडेंट का मेनली देखो काम जो रहेगा वो जब प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे तब ज़्यादा है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट बनने के लिए वो रहेंगे, बाकी टाइम पे ही विल एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अभी कौन है वाइस प्रेसिडेंट? जगदीप धनखड़। धनखड़। जगदीप धनखड़, ठीक है। नेक्स्ट लिखो आर्टिकल 66 लिखो। नहीं, आर्टिकल 66 लिखो। आर्टिकल 66 talks about election of vice president। तो इनके इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स भी रहते थे वो भी इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और इनका भी सेम प्रोसीजर से होता है, PRSTV, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। क्वालिफिकेशन वही है, सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 साल की उम्र और एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। इनके केस में राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। और उनमें 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक थे, तो इसमें 20 रहेंगे, 20 प्रपोजर्स एंड 20 सेकेंडर्स। टर्म कितना होता है भाई? टर्म 5 साल। ओथ कौन देगा? प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को ओथ प्रेसिडेंट हुआ। अच्छा, प्रेसिडेंट रिजाइन किसको करते हैं? नहीं, प्रेसिडेंट रिजाइन वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट किसको रिजाइन करते हैं? प्रेसिडेंट को। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, ये सब। नहीं, वो भी प्रेसिडेंट को ही करते हैं। हाँ, वो भी प्रेसिडेंट को करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करेंगे ना? हैं? जब वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहेगा तब प्रेसिडेंट किसको करेगा? ऐसा तो नहीं पता है मैंने को। सर, वाइस प्रेसिडेंट किसको करेगा? वाइस प्रेसिडेंट क्या? वो प्रेसिडेंट को। हाँ, वो दोनों एक दूसरे को करते हैं। हाँ, तो उस केस में तो चीफ जस्टिस को करेंगे ना, क्योंकि चीफ जस्टिस उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट होल्ड कर लेंगे, जब वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट वेकेंट रहता था। और रिमूवल इनका इनिशिएट होता है राज्यसभा से, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट के केस में कहीं से भी रिमूवल इनिशिएट हो सकता था, इनके केस में राज्यसभा से ही इनिशिएट होगा, और रिमूवल का प्रोसेस सेम होता है जैसा प्रेसिडेंट का होता है। फर्क इतना है, उनके लिए इम्पीचमेंट का शब्द का प्रयोग किया गया है, इनके लिए, बाकी सबके लिए रिमूवल का, ठीक है। नेक्स्ट लिखो आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 डील्स विथ तो जो भी मैटर होते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड, मैटर इन द सेंस कि भाई
कोई अगर घपला हो रहा है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन उठा रहा है, तो वो केस सीधा सीधा जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट हैंडल्स द मैटर रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, चलो हो गया। हो गया। और नहीं घुसेगा दिमाग में? ठीक है सर। बंद करो।